हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन सेक्शन 39 से 45 के सेक्शंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में किया गया है। तो मेरे दोस्तों, अच्छे से इनको जानेंगे। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे हम लॉ के रिगार्डिंग, सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग, पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वीडियोस लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ चैनल में सब्सक्रिप्शन में कंजूसी मत करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन है, उसे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करेंगे। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आप इसमें लिख सकते हो कि हम सभी को पता है पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप बेसिकली इट इज़ अ रिलेशनशिप अमंग द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट आउट ऑफ अ बिजनेस कैरिड आउट बाई ऑल टुगेदर और बाई एनी वन ऑफ देम ऑन द बिहाफ ऑफ अदर। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में कुछ लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं और उस एग्रीमेंट के जरिए उनके बीच एक रिलेशंस बन जाता है और एग्रीमेंट में वो लिखते हैं कि वो बिजनेस करेंगे और बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा उसको आपस में शेयर करेंगे। बिजनेस सारे पार्टनर मिलकर भी कर सकते हैं या कोई एक पार्टनर औरों के बिहाफ में भी कर सकता है। अब मेरे दोस्तों, डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब एंड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो जब एक बार फर्म बन जाती है तो उसका एंड भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फर्म बन गई अब ये ख़त्म ही नहीं हो सकती। इफ़ अ फर्म इज़ constituted then the firm can also be dissolved, the firm can also come to end. some of the modes are there, कुछ एक मोड्स हैं जो हम आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन पेपर में यही आएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और इसके मोड्स क्या क्या हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, दो टर्म्स यहाँ पे यूज़ होती हैं। एक होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरी होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दीज बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। पेपर में क्वेश्चन जो है वो आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर नहीं आता। जनरली होता क्या है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब है कि जो मेंबर्स के बीच पार्टनरशिप बनी थी वो ख़त्म हो गई, फर्म अभी एग्जिस्टेंस में ही है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो ए बी सी ने मिलकर आपस में एक फ़र्म बनाई और ए जो है इसकी डेथ हो जाती है। जब ए की डेथ हो गई, अब बी और सी के बीच एक फ़र्म एग्जिस्टेंस में है, तो ये है पार्टनरशिप जो इनके बीच थी वो ख़त्म हो गई। पहले 3 पार्टनर्स थे, इनके बीच जो पार्टनरशिप थी, जो इनके बीच रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो गया। लेकिन फर्म जो है वो तो अभी भी एग्जिस्टेंस में है ना। फर्म को चलाने वाले अब बी और सी हैं, पहले ए भी था। फर्म जो पार्टनरशिप थी वो ख़त्म हो गई लेकिन फर्म तो एग्जिस्टेंस में है। लेकिन यहीं पे पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है, फर्म का डिसॉल्व होने का मतलब होता है फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगी। मान लो ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं फर्म के और तीनों ने आपस में एग्री हुए और बोलते हैं हम इस फर्म का बिजनेस अब और कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब हम इस फर्म को ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे फर्म ही ख़त्म हो गई, यहाँ पे बिजनेस ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे जस्ट तीनों के बीच पार्टनरशिप ख़त्म हुई थी लेकिन जो फर्म थी वो एग्जिस्टेंस में थी। अब कोई नया पार्टनर एग्रीमेंट में साइन करके पार्टनर बन जाएगा और नई पार्टनरशिप बन जाएगी। तो पार्टनरशिप का ख़त्म होना मतलब कि जो रिलेशन है पार्टनर्स के बीच उसका ख़त्म होना। पार्टनरशिप फर्म का ख़त्म होना मतलब जो फर्म है उसका ख़त्म हो जाना, उसका अंत में आ जाना, द फर्म कम्स टू एंड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये सारी बातें आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में। अब हम जान लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज इसी को हमने आगे लेकर अच्छे से जाना है। तो सेक्शन 39 में मीनिंग ये दिया गया है, तो इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म,
तो इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग सेक्शन 39 में बताया गया है। 39 सेक्शन ये बोलता है कि व्हेन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म अकर्स, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अर्थात जब फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी के बीच जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी, तो ये माना जाएगा कि फर्म डिसॉल्व हो गई है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मान लो किसी फर्म में ए बी सी, मान लो किसी फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, अगर तीनों के बीच जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाए, अर्थात अब ए भी पार्टनर नहीं है, बी भी पार्टनर नहीं है, सी भी पार्टनर नहीं है, जब तीनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाए तो इसको माना जाएगा कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हुई। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होना और पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना दोनों में फ़र्क है। फर्म का डिसॉल्व होना मतलब ये है कि अब कोई पार्टनर एग्जिस्टेंस में नहीं है, सारे पार्टनर नहीं है, फर्म ही खत्म हो गई, बिजनेस ही अब फर्म नहीं करेगी, फर्म का नामो निशान खत्म हो गया, अब फर्म है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। पर पार्टनरशिप का खत्म होने का मतलब होता है जो मेंबर्स हैं उनके बीच पार्टनरशिप खत्म हुई है, फर्म अभी एग्जिस्टेंस में है, कोई दूसरा पर्सन एग्रीमेंट में साइन कर पार्टनर बन सकता है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने के मोड्स क्या क्या हैं। तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करूं कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कैसे हो सकती है, उसके तरीके क्या क्या हैं, तो हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 40 से लेकर 44 तक मोड्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहला मोड है बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 40 इससे डील करता है। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सेक्शन 41 इससे डील करता है। फिर है ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, सेक्शन 42 इससे डील करता है। देन बाय नोटिस, सेक्शन 43 इससे डील करता है। देन बाय कोर्ट, सेक्शन 44 इससे डील करता है। तो मेरे दोस्तों ये हमारे पास 5 मोड हैं पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के, बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, बाय नोटिस और बाय कोर्ट। अब आइए दोस्तों एक एक करके इन मोड्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बाय एग्रीमेंट से। तो मेरे दोस्तों सेक्शन 40 साफ साफ बोलता है कि एक पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अर्थात एक फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है या तो जो सभी पार्टनर हैं वो अपनी कंसेंट दे दें, हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं, वो एग्रीमेंट ही तो कर रहे हैं। दूसरा, जब उन्होंने एग्रीमेंट बनाया था उसी एग्रीमेंट में लिख दिया था कि ऐसा ऐसा होने पर फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार फर्म डिसॉल्व होगी। तो मेरे दोस्तों हमें पता है फर्म बनाने के लिए हमें एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग फर्म बनाना चाहते हैं तो उनको एक एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ेगा जिसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। इफ़ द फर्म कैन बी क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट देन द फर्म कैन आल्सो बी डिसॉल्व बाय द एग्रीमेंट। दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर हम चीज़ को एग्रीमेंट से क्रिएट कर सकते हैं तो एग्रीमेंट से डिसॉल्व भी तो कर सकते हैं। तो वही है कि फर्स्ट मोड है कि फर्म को आप बाय एग्रीमेंट, कहीं कोर्ट में मत जाओ, कहीं किसी के पास मत जाओ, जस्ट आपने एग्रीमेंट में ही लिख दिया कि फर्म डिसॉल्व कैसे होगी, या सभी ने कंसेंट दे दी अपनी कि फर्म को डिसॉल्व करना है, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अब मेरे दोस्तों जो दूसरा मोड है फर्म को डिसॉल्व करने का वो है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। जैसा कि नाम बता रहा है कि अब फर्म को डिसॉल्व होना ही पड़ेगा, कंपलसरी हो गया फर्म के लिए। तो कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी कंटिजेंसी आ जाती है फर्म के पास कि फर्म को अब कंपलसरी डिसॉल्व होना ही पड़ता है और फर्म का बिजनेस कंटिन्यू किया ही नहीं जा सकता किसी भी शर्त पर। इवन पार्टनर आपस में कंसेंट कर लें कि हमने बिजनेस फिर भी बढ़ाना है, फिर भी वो बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, कंपल्सरली फर्म डिसॉल्व होगी ही होगी। तो 2 पॉइंट हैं, जब 2 पॉइंट आ जाएं तो फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाती है। पहला पॉइंट है व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन आर एडजुडिकेटेड इनसॉल्वेंट द फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व। अर्थात जब फर्म के जितने भी पार्टनर हैं वो सारे के सारे या तो इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएं कोर्ट के जरिए, इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिये, या फिर कोई एक ही पार्टनर सॉल्वेंट बचे, बाकी सारे इनसॉल्वेंट हैं। अगर 5 पार्टनर है, एक सॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, बाकी इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, तो ऐसे केस में फर्म कंपल्सरली डिसॉल्व करनी ही पड़ती है। हाउएवर दिस क्लोज हैज़ बीन रिमूव्ड बाय
2016 अमेंडमेंट, 2016 में अमेंडमेंट आई है, उसके जरिए इस क्लोज को, इस पॉइंट को अब ओमिट कर दिया गया है। अब इंसॉल्वेंसी के ग्राउंड पर फर्म डिसॉल्व नहीं हो सकती कंपल्सरली। अपनी इच्छा है, अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे, अपनी इच्छा है डिसॉल्व कर सकते हो पर कंपल्सरली डिसॉल्व नहीं हो सकती, ये डिसॉल्व करनी पड़ेगी। ये 2016 के बाद हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है जिस ग्राउंड पर फर्म डिसॉल्व होती है वो है ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स विच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरिड आउट। कुछ ऐसा हो जाता है कि फर्म का बिजनेस कैरी ऑन करना अब अनलॉफुल हो गया है, हम फर्म का बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते क्योंकि लॉफुल नहीं रहा बिजनेस, तो ऐसे केस में भी फर्म कंपल्सरली डिसॉल्व करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लो आज इंडिया में भांग उगाना, अफीम की खेती करना लीगल है, फर्म बनी है, वो अफीम की खेती कर रही है। कल को पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और बोला कि अफीम की खेती करना एक गुनाह है और आप अफीम की खेती नहीं कर सकते, ये बिजनेस चलाना अनलॉफुल बिजनेस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिससे फर्म का बिजनेस ही अब अनलॉफुल हो गया, तो ऐसे केस में फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। यहाँ मेरे दोस्तों इसी पॉइंट में आगे हमें बताया गया है, एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि अगर मान लो कोई फर्म बनी है और वो दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा बिजनेस जो है वो चला रही है, फर्म तो बनी एक ही फर्म है लेकिन उसके बिजनेस दो या दो से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, और कोई एक बिजनेस अनलॉफुल हो जाता है, तो जो अनलॉफुल बिजनेस है वो फर्म बंद कर देगी, लेकिन जो बाकी बिजनेस है वो फर्म कंटिन्यू कर सकती है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब तीसरा मोड डिस्कस कर लेते हैं। अब मेरे दोस्तों अगला जो मोड है वो है ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। कुछ एक कंटिजेंसीज है, अगर ये हैपन हो जाए तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ फर्म डिसॉल्व हो सकती है, मतलब ये जितनी भी कंटिजेंसी हैं इनके होने पर फर्म डिसॉल्व होगी, कंपल्सरी नहीं है। पीछे वाले सेक्शन में कंपल्सरी डिसोल्यूशन था, यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पे अगर पार्टनर चाहेंगे फर्म को कंटिन्यू रखना तो वो कंटिन्यू भी रख सकते हैं, तो इसलिए मैंने शुरू में लिख दिया सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर फर्म के पार्टनर्स ने आपस में इन पॉइंट्स में जो लिखा हुआ है उसके विपरीत कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो कॉन्ट्रैक्ट प्रवेल करेगा, ये पॉइंट प्रवेल नहीं करेंगे। अर्थात इस पॉइंट्स पर, हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी के पॉइंट पर फर्म डिसॉल्व हो सकती है और नहीं भी हो सकती, पार्टनर्स की इच्छा है। इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है जो डिसोल्यूशन यहाँ पे होगी। तो कौन सी कंटिजेंसी है ऐसी जिसके होने पर फर्म डिसॉल्व हो सकती है? पहली है एक्सपायरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का टर्म। क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लो फर्म किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बनी थी, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो जैसे फर्म का टाइम खत्म होगा फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। एक कंटिजेंसी हो रही है, हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी हो रही है, एक कंटिजेंसी ये हो रही है कि फर्म का टाइम खत्म हो रहा है और जैसे टाइम खत्म होगा फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था कि फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, अगर फर्म का टाइम खत्म हो जाता है तो पार्टनर इसको रीन्यू कर सकते हैं, तो वो रीन्यू भी कर सकते हैं, वही फर्म आगे कंटिन्यू चलेगी। दूसरा है कंप्लीशन ऑफ द एडवेंचर। अगर फर्म किसी पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए बनी थी, मान लो एक फर्म है वो किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए बनी है, एक फर्म है जो टोल टैक्स रिसीव करने के लिए बनी है, किसी एडवेंचर को, किसी काम को करने के लिए बनी है, तो जैसा ही वो काम कंप्लीट होगा, एडवेंचर कंप्लीट होगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि एडवेंचर खत्म होने के बाद फर्म द्वारा से रीन्यू भी हो सकती है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा, फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। अगला है डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो बाकी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं फर्म को कंटिन्यू करना तो फर्म को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लास्ट है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बाकी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व भी कर सकते हैं और फर्म को अगर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जो पिछला सेक्शन था उस सेक्शन में इंसॉल्वेंसी के ग्राउंड पर कंपल्सरी डिसोल्यूशन थी, इसलिए उसको ओमिट कर दिया गया 2016 के अमेंडमेंट के जरिए। यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पे इच्छा है पार्टनर की, वो चाहे तो डिसॉल्व चाहे ना भी करें, इसलिए इसको यहाँ पे ओमिट नहीं किया गया। अब हम अगला मोड डिस्कस कर लेते हैं जो है कि डिसोल्यूशन बाय द नोटिस। तो मेरे दोस्तों अगला मोड है बाय नोटिस। कभी कभी फर्म को पार्टनर नोटिस देकर भी डिसॉल्व कर सकते हैं, पर ये हर एक फर्म के साथ नहीं होता है। अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप एट विल है तभी
ऐसे डिसोल्यूशन पॉसिबल होगा। पार्टनरशिप एट विल सेक्शन 7 में दी गई है। इसका मतलब होता है एक ऐसी पार्टनरशिप जिसका टाइम पीरियड कितना होगा वो एग्रीमेंट में नहीं बताया होता, कितनी ड्यूरेशन के लिए बनी है वो नहीं बताया होता, और वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। इस फर्म को जो विल के ऊपर, इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है जिसका रहना। अगर पार्टनर चाहेंगे तो पार्टनर उसको रखेंगे, फर्म को चाहेंगे कभी भी ख़त्म कर देंगे। तो जब ऐसी फर्म बनी हो तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म को कोई भी पार्टनर नोटिस देके ख़त्म कर सकता है। नोटिस राइटिंग में देना पड़ेगा और नोटिस में क्लियरली इंडिकेट करना पड़ेगा कि पार्टनर चाहता है कि फर्म अब डिसॉल्व हो जाए। अर्थात जब पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट विल देन दैट पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग अ नोटिस अंडर सेक्शन 43 में ये बोला गया है, नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। अब लास्ट है कंपल्सरली, लास्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कभी कभी कोर्ट को फर्म डिसॉल्व करनी पड़ती है। अब मेरे दोस्तों लास्ट मोड है बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 44 में ये दिया गया है। 44 सेक्शन ये बोलता है कि जब कभी पार्टनर्स फर्म को डिसॉल्व करने के लिए एग्री ना हो, लेकिन ये कुछ एक सर्कमस्टांसेस हैं ये अराइज हो जाएं, पर फिर भी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व ही नहीं कर रहे, सभी कंसेंट ही नहीं दे रहे फर्म को डिसॉल्व करने की, तो ऐसे केस में फिर कोर्ट इन्वॉल्व होता है। कोई भी एक पार्टनर जो जिसे लगता है कि फर्म को अब कंपल्सरली डिसॉल्व होना चाहिए, कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। कोई पार्टनर यस तो कर नहीं रहा, तो कोई भी एक पार्टनर कोर्ट में जाकर बोल सकता है, फिर कोर्ट उस फर्म को डिसॉल्व करा देगा। तो ये कुछ एक सर्कमस्टांसेस हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर पार्टनर्स अनसाउंड माइंड के हो जाएं, पागल हो जाएं और उनको कोर्ट पागल डिक्लेयर कर दे तो फर्म कोर्ट कंपल्सरी डिसॉल्व कर देगा। परमानेंट इनकैपेसिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज़। अगर पार्टनर्स परमानेंटली इनकैपेबल हो जाएं अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए तो भी कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। कंडक्ट इंजोरियस टू द पार्टनरशिप बिजनेस, या कोई भी पार्टनर है वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि उसका जो कंडक्ट है वो फर्म के बिजनेस के लिए बड़ा इंजोरियस है, बड़ा खतरनाक है, तो ऐसे केस में भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है कोर्ट के जरिए। देन परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट था पार्टनरशिप का, अगर उस एग्रीमेंट का लगातार वायलेशन किया जाता है तो भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ द होल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया किसी को तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट बोल सकता है। देन व्हेन द बिजनेस कैन ओनली बी कैरिड आउट एट लॉस। जब फर्म का बिजनेस चलाना तो चला सकते हैं पर बिजनेस चलाएंगे तो लॉस ही होगा, घाटे पर ही बिजनेस हो रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा, मुनाफा नहीं हो रहा, बस घाटा ही हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, तो ऐसे केस में फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है कोर्ट के जरिए। लास्ट इज व्हेन डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल। जब डिसोल्यूशन किसी भी ग्राउंड पर जस्ट इक्विटेबल हो तो भी फर्म क्या कर सकती है, फर्म डिसॉल्व की जा सकती है कोर्ट के जरिए। आई होप आपको ये सारे मोड समझ आ गए होंगे। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे कि अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उनकी लाइबिलिटी रहेगी अभी भी फर्म के लिए कि ख़त्म हो जाएगी। अगर ख़त्म हो जाएगी तो ख़त्म होने के लिए पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब मेरे दोस्तों लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि लाइबिलिटी फॉर एक्ट डन आफ्टर डिसोल्यूशन। आज फर्म डिसॉल्व हुई, उसके बाद कुछ एक्ट किया गया, उस एक्ट के लिए पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी। जो फर्म डिसॉल्व हो गई उन पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या बनेगी। तो मेरे दोस्तों सेक्शन 45 इससे डील करता है। सेक्शन 45 सिंपल सा बोलता है कि नोट विद स्टैंडिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फर्म डिसॉल्व होगी तो होती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे फर्म के डिसॉल्व होने के बाद किसी एक्ट के लिए उसी प्रकार लाइबल रहेंगे जैसे वो एक्ट उन्होंने फर्म डिसॉल्व होने से पहले किया था। बोलने का मतलब क्या हुआ कि फर्म आज डिसॉल्व हो जाती है और उससे अगले दिन आउटसाइडर फर्म को कुछ सामान बेच देते हैं। फर्म है कच्चे माल को पक्का माल बनाने वाली, फर्म है शुगर वाली, फर्म आज डिसॉल्व हो गई और आउटसाइडर ने कल गन्ना बेच दिया फर्म को। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सभी लाइबल होंगे उस गन्ने की पेमेंट करने के लिए, और साथ में गन्ना रिसीव नहीं करते हैं और कल को वो पर्सन फिर केस कर देता है कंपनसेशन का कि इन्होंने डिलीवरी नहीं ली गुड्स की, तो उसको कंपनसेशन देने के लिए भी
जो है वो लाइबल होंगे अनलेस द पब्लिक नोटिस इज गिवन। अर्थात पब्लिक नोटिस बड़ा ज़रूरी है। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो कोई भी पार्टनर पब्लिक नोटिस दे दे कि हमारी फर्म डिसॉल्व हो गई है। पब्लिक नोटिस देने का मेन मकसद यही है कि इट कम्स इन द नॉलेज ऑफ आउटसाइडर्स दैट फर्म इज़ नो मोर इन एग्जिस्टेंस। अब फर्म एग्जिस्टेंस में नहीं है तो आप फर्म के साथ डील भी मत करो। तो पब्लिक नोटिस देना बड़ा ज़रूरी है। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि फर्म कि जितने पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे लायबल रहेंगे किसी भी एक्ट के लिए उसी प्रकार जिस प्रकार वो फर्म डिसॉल्व होने से पहले लायबल होते थे। लेकिन मेरे दोस्तों इसकी 3 एक्सेप्शंस भी हैं जब पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है। सेक्शन 45 में कुछ एक एक्सेप्शंस बताई गई हैं जिस केस में आप पब्लिक नोटिस ना भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइबिलिटी नहीं बनेगी पर्सन की। पहला है व्हेन द पार्टनर डाइज। जब एक पार्टनर मर जाता है और वो पब्लिक नोटिस कैसे देगा, वो मर गया, उसके रिलेटिव्स ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि अभी फर्म का पार्टनर नहीं है, तो कल को जो मर गया पार्टनर है उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो ई-स्टेट है, उसको लाइबल नहीं बनाया जाएगा फर्म के बाकी पार्टनर्स के जरिए लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। अर्थात अगर एक पार्टनर मर जाता है तो अब मरे हुए पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है, उसकी लाइबिलिटी उसके मरने के साथ ही खत्म हो जाएगी। दूसरा इंसॉल्वेंट पार्टनर। वैसे ही अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऐसे पार्टनर को भी पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया और फर्म का पार्टनर नहीं रहा और वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो फर्म के पार्टनर ना रहने के बाद जो भी काम होंगे उसके लिए वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट पार्टनर है और एक्सेप्शन में फाल कर रहा है। नो नीड टू गिव द पब्लिक नोटिस। देन स्लीपिंग पार्टनर। अगर पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर नहीं है, डोरमेंट पार्टनर है जिसका काम जस्ट वो एक स्लीपिंग तौर पर पार्टनर है पर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, लोगों को पता भी नहीं है कि ये पार्टनर है कि नहीं है। जब लोगों को पता नहीं है तो नोटिस देने की क्या जरूरत है, ये पार्टनर नहीं है। अगर पार्टनर वो नहीं था और लोगों को पता नहीं है तो अब नहीं रहा तो लोगों को तो वैसे पहले से पता नहीं है वो पार्टनर नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसके बारे में आउटसाइडर्स को पता नहीं होता कि ये भी पार्टनर है फर्म का। तो ऐसा पार्टनर अगर फर्म का पार्टनर नहीं रहता, फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो ऐसे पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्तों पेबलिक नोटिस सेक्शन 72 में बताया गया है। पब्लिक नोटिस का मतलब होता है जो लोगों को नोटिस दिया जाता है जहाँ पे फर्म बिजनेस करती है वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में छापा जाता है और जहाँ पे फर्म रजिस्टर होती है वहाँ के रजिस्ट्रार के पास नोटिस दिया जाता है। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अगर आप हमें हमारे एफर्ट्स के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे नंबर, फ़ोनपे नंबर, पेटीएम नंबर पे आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपके कंट्रीब्यूशन से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, मदद मिलती है। 82 198 20 461। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।